स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। यूपी के मथुरा से बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी ने नवनिर्मित मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 530B का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार के तहत हुए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। राजमार्ग के शुरू होने से मथुरा और बरेली के बीच यात्राएं आसान और तेज हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नवनिर्मित मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 530B का निरीक्षण किया। ये 256 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मथुरा, हाथरस, बरेली और आसपास के 12 से अधिक जिलों को जोड़ता है। सांसद हेमा मालिनी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन के सरकार की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री योगी जी के सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार ने कितना कुछ विकास किया है। उसके साथ में ये देखिए, आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ये दिस इज मथुरा टू बरेली तक का एक मार्ग बनाया है। इट इज 6 लेन रोड बनाया गया है, जो पहले नहीं था। ये भविष्य को देखते हुए इन्होंने इतना बड़ा रोड बनाया है और इसमें बहुत कुछ सुविधाएं होने वाली है। एंड इट इज अबाउट यहाँ अभी इस वक्त ये मथुरा से हाथरस तक 66 किलोमीटर का रोड बन चुका है। तो अभी मैं इसी आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ब्यूटीफुल। और अभी मैं ब्रह्मांड घाट के पास में हूँ। राया में बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो लोग कहते थे कि यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, वो सब उसका पूरा निवारण अभी हो गया है। अभी और आगे तो ये पूरा रोड बरेली तक जाने वाली है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क अभी हमारे नेशनल हाईवे वालों ने किया है। NH 530B का उद्घाटन 30 जून को होने वाला है, जिससे मथुरा वृंदावन से बरेली की यात्रा 2 घंटे कम होकर 60 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। इस राजमार्ग से जेवर हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, जिससे मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राया के पास पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुछ वाहन पहले से ही इस मार्ग का उपयोग शुरू कर चुके हैं। ये राजमार्ग कृषि केंद्रों, व्यापारिक शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़कर क्षेत्रीय विकास, रोजगार और तकनीकी प्रगति को गति देगा। हेमा मालिनी ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि यह राजमार्ग मथुरा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 530B का निरीक्षण और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की सराहना ने डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को एक बार फिर रेखांकित किया है। ये राजमार्ग न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि मथुरा और बरेली के बीच आर्थिक और पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयां देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने लखनऊ की कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में भर्ती हुए प्रशिक्षु कांस्टेबलों से बातचीत की, उनकी ट्रेनिंग की प्रगति का जायजा लिया। इन निरीक्षण यूपी पुलिस में हाल ही में शामिल हुए 60,244 कांस्टेबलों की ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स के तहत हुआ है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने लखनऊ के कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए आए 231 नवनियुक्त कांस्टेबलों से मुलाकात की, जिनमें 187 पुरुष और 44 महिला कांस्टेबल शामिल है। डीजीपी ने प्रशिक्षुओं से पुलिस सेवा के उद्देश्य, अनुशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पर बातचीत की। उन्होंने सभागार कक्ष, मेस और अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं का भी जायजा लिया। 60,000 जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, वो कल से यहाँ पर विभिन्न जिलों में जाना उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है और 3 दिन का टाइम है, जो कल तक सभी लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग जो है हमारी 21 तारीख से शुरू होगी। इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, बाकी सब सुविधाएं जो हैं, उसका हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी जिलों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैंने भी लखनऊ में कल्ली पश्चिम में जो हमारी पुलिस लाइन बनी है, उसमें छात्रों के साथ, इनके बच्चों के साथ में बात की है, जो कांस्टेबल हमारे रिक्रूट हुए हैं, रिक्रूट आरक्षी के साथ बात की है। काफी लोगों के साथ बात हुई है। सभी बहुत खुश हैं, सभी बहुत उत्साह में हैं।
सभी में जज्बा है काम करने का, और जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से काफी कुछ भी हैं, संतोषजनक व्यवस्थाएं भी हैं। ये एक लंबी ट्रेनिंग होगी, करीब 9 और 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आउटडोर, इंडोर इत्यादि की सभी तरह की ट्रेनिंग इसमें की जाएगी। वेपन्स हैंडलिंग, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सभी चीजों की ट्रेनिंग होती है इसमें। डीजीपी ने प्रशिक्षु कांस्टेबलों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा और विश्वास जीतना है। उन्होंने पुलिस लाइन में बुनियादी सुविधाओं जैसे मेस और प्रशिक्षण कक्षों की गुणवत्ता की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में कोई कमी न रहे। ये निरीक्षण डीजीपी के उस 10 सूत्रीय प्लान का हिस्सा है, जिसमें पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक पीरियड के लिए वीडियो इनपुट्स तैयार किए गए हैं 40 मिनट के, प्रत्येक पीरियड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, और एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग हो उसके लिए ये व्यवस्था की है कि वो सीक्वेंशियली सभी जगह पर उनके माध्यम से ट्रेनिंग कराई जाएगी। आउटडोर के लिए जो हमारे पीटीआई हैं, आईटीआई हैं, उनको भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये परीक्षा हुई है उसी प्रकार से आगे ट्रेनिंग भी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये 21 से अलग अलग जगहों नहीं, उसकी अलग व्यवस्था है। ये जेटीसी है, ये ज्वाइनिंग के लिए 1 महीने का पीरियड होता है, जिसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनके अकाउंट्स खुलाए जाते हैं, इनका कई जगह पर नामांकन होता है, पुलिस विभाग में कई सारे आई कार्ड, तमाम तरह की व्यवस्था, वर्दी बनती है, बेसिक ड्रिल होती है, वो यहाँ पर होगा, सबका अपने अपने सेंटर में होगा। उसके बाद फिर आरटीसी होती है, जो कि रेगुलर ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आरटीसी जो है वो 9 महीने चलेगी, उसके लिए अलग व्यवस्था है। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण का कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन का निरीक्षण और प्रशिक्षु कांस्टेबलों से संवाद यूपी पुलिस को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। 60,244 नए कांस्टेबलों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण से पुलिस बल में नई ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां अतीक के बेटे अली की बैरक से नकदी मिली है। तो अतीक अहमद के बेटे अली की बैरक से नकदी मिलने की खबर है। अली के पास से कई प्रतिबंधित सामान भी मिले। वकील अली अहमद से मिलने जेल पहुंचा था, 1100 रुपया निकालकर जेल वार्डन को दिया था। सीसीटीवी में ये पूरी जो करतूत थी वो कैद हो गई। नैनी जेल के जेलर चीफ वार्डन सस्पेंड कर दिए गए। डीजी जेल ने जांच डीजीआई जेल को सौंप दी है। तो अतीक अहमद के बेटे की जेल से जिस बैरक में वो रहता था, वहां से नकदी मिली है और साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। फिलहाल जो जेलर हैं वहां के, उनको सस्पेंड किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन की कार्रवाई हुई है। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार 18 जून को पुलिस ने चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली सहित 23 लोगों को नामजद और 700 से 800 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इस हिंसा में 4 युवकों की जान चली गई, जबकि एसपी, सीओ, डेप्यूटी कलेक्टर और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को हिंसा भड़काने पर नामजद आरोपी बनाया है। 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में किए जा रहे सर्वे में भीड़ ने काफी उसमें उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पे दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट है वो कम्प्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर जामा मस्जिद जफर अली
और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस टाइम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। जांच में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को क्लीन चिट दी गई है। एसपी ने स्पष्ट किया कि सुहेल घटनास्थल के पास मौजूद थे, लेकिन उनकी हिंसा में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ कि हिंसा सुनियोजित थी, जिसमें शारिक साठा गैंग के गुर्गों की भूमिका थी। इस हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा और पुलिस की कई गाड़ियां जला दी गईं। कुल 7 मुकदमे पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए थे। 4 मुकदमे जो 4 लोगों की डेथ हुई थी उनके परिवारजनों की तरफ से दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा मुरादाबाद में 0 एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया गया था, जिसको बाद में यहाँ पे एफआईआर के नए नंबर पे रजिस्टर करने के बाद में विवेचना की गई। सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा तमाम साक्ष्य जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट है, मेडिको लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके अलावा जो वेपन्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जो लोगों की डेथ हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उन सभी को एनालिसिस करते हुए अभियोजन से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हुए राय के आधार पे माननीय न्यायालय में सारी चार्जशीटें वो दाखिल की जा चुकी हैं और विद इन 6 मंथ्स इन सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा सजा कराए जाने के प्रभावी पैरवी की जाएगी। संभल हिंसा मामले में दाखिल 1100 पन्नों की चार्जशीट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के लिए कानूनी और सियासी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस चार्जशीट ने हिंसा की सुनियोजित साजिश को उजागर किया है। अब कोर्ट में ये मामला क्या रुख लेता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो थाने के सामने ही हत्या करने से नहीं डर रहे। मुरादनगर थाने के बाहर बुधवार रात रवि शर्मा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस पर सवाल उठे, जिसके चलते लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में 18 जून की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मिल्क रावली गांव का रहने वाला युवक रवि शर्मा की थाने के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की शुरुआत रात 10 बजे कार हटाने को लेकर हुई मामूली विवाद से हुई। रवि के पिता रविंद्र शर्मा के मुताबिक वे अपनी भतीजी को ऑटो में छोड़ने गए थे, जब गाँव के अजय चौधरी और मोंटी ने कार सड़क से हटाने को लेकर उनसे बहस शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर अजय और मोंटी ने रवि के घर पहुंचकर मारपीट की और गेट पर 2 गोलियां चलाई। डरे सहमे रवि ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और अपने पिता और भाई विकास के साथ शिकायत दर्ज कराने मुरादनगर थाने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि थाने के बाहर रवि के पहुंचते ही बाइक सवार अजय और मोंटी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रवि के सीने में 4 गोलियां लगी और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन आरोपियों को रोकने में नाकाम रहे। दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंद्र शर्मा है, जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंद्र शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहां पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंद्र शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंद्र शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गांव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है।
इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस लापरवाही पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने सख्त एक्शन लिया। मुरादनगर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र तोमर, नाइट ड्यूटी ऑफिसर उप निरीक्षक सूबे सिंह और बीट पुलिस ऑफिसर उप निरीक्षक मोहित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीसीपी ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपियों अजय चौधरी और मोंटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जांच में पता चला कि अजय चौधरी 6 महीने पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल गया था और 15 दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रवि के शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो रवि की जान बच सकती थी। सोशल मीडिया पर यह घटना जमकर वायरल हो रही है, जहां लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ये 2 लड़के उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे, कहने लगे बीच में गाड़ी रोक रखी है। मैंने कहा भाई बच्चे हैं, उनको बैठा रहा हूँ, थोड़ी देर कर ले, या तो जल्दी है तो निकल जा, साइड में बहुत रास्ता है। तो अच्छा हमें साइड बताऊंगा, ये बताऊंगा, ऐसी बात हम तक कह के वो रावली को चला गया। तो मैं उससे अभी 10 साल पहले वो जेल काट का आया, 10 साल की जेल काट का है, मात्र अभी 1-1.5 साल पहले वो यहाँ पे आया है। तो उसको मैंने कहा बेटा ज्यादा गर्मी आ गई क्या? कह रहा मैं सुलट रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो सर मैं अपने घर चला गया। तो ये 7:30 बजे की बात है। फिर वहां 8:30 बजे मैंने गेट बंद करके अपने परिवार के साथ में बैठा हुआ था, गेट बंद करे हुए थे, तो उसने गोली चला दी, 2 गोली चलाई। मैंने जो है एक साथ 2 चली तो मुझे लगा जाली में कोई धुआं भी आया, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई किसी ने बम या पटाखा चलाया होगा। बाकी मोटरसाइकिल की आवाज थी, साउंड भी थी, तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो वो बाइक जा रही थी ऐसे, और वो हुसैनपुर से मार्ग है एक बाईपास हमारा मिलक का, उस पर वो निकल के चले गए। तो मुझे लगा कि भाई वो उस बात को मानते हुए, क्योंकि वो लड़का बहुत क्रिमिनल हो गया, तो हमने कहा वो उसने आके गोली चलाई है। मैंने जी 112 पे कॉल करा, पुलिस वहां पहुंची मौके पे, पुलिस ने कंप्लेंट लिख ली, तहरीर मैंने जो दी है वो लिख ली और उनका मैंने नामदर्ज रिपोर्ट कराई। मुरादनगर थाने के सामने रवि शर्मा की हत्या ने गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली और यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 पुलिसकर्मियों का निलंबन और आरोपियों की तलाश में चल रही छापेमारी से ये साफ है कि प्रशासन दबाव में है। अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले में इंसाफ दिला पाएगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी के प्रेमी के घर पहुंचकर उसकी नाक दांतों से काट डाली। पीड़ित महिला अपने प्रेमी के साथ कटी नाक को डिब्बी में लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई रेफर किया। आरोपी पति को गिरफ्तार किया। इस मामले में प्रेमी और महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरदोई जिले के हरियावा थाना क्षेत्र के देवरिया प्रसिद्ध नगर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। राम खिलावन नामक युवक को अपनी पत्नी पूजा देवी के गांव के सुशील कुमार के साथ प्रेम संबंध की जानकारी मिली। पूजा बिना बताए सुशील के घर चली गई थी। राम खिलावन ने अपनी पत्नी पूजा को घर चलने के लिए कहा, लेकिन पूजा के इनकार करने पर गुस्से में आकर राम खिलावन ने दांतों से उसकी नाक काट ली। पूजा की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। मेरे सास और मेरे घरवाले ने मुझे मारने की धमकी दी, इसीलिए हम बचने के लिए मैंने मौका पाते ही हम सुशील के घर पे आ गई। और उसके बाद में जो सुशील का भाई है उसने मतलब उसको मेरे घर वालों को लिवा के लेके आया। और जब सुशील कुमार को पकड़ लिया, उसके भाई ने, छोटे वाले भाई ने पकड़ लिया सुशील कुमार को। वो मुझे बचा ही रहा था कि मतलब पुलिस आ जाए, इसके बाद में तुम ले जाना, यहाँ से मैं भेज दूंगी। और उसने मतलब मौका पाते ही मेरी मुंह में नाकी ही अपनी दबा ली। सुशील से क्या रिश्ता है आपका? हाँ, प्रेम व्यवहार है मेरा। कब से? हो गया 10 महीने तक।
कितने बच्चे हैं आपके? 2, कितने साल के? 25 साल। कितने साल के बच्चे हैं? एक 9 साल का, एक 7 साल का। घायल पूजा अपने प्रेमी सुशील कुमार के साथ कटी नाक को एक डिब्बी में रखकर हरियावा थाने पहुंची। पुलिस ने तुरंत पूजा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस ने कटी नाक को प्लास्टिक सर्जरी के लिए पॉलिथीन में सुरक्षित रखकर मेडिकल कॉलेज भेजा। हरियाणा पुलिस ने राम खिलावन को मौके से गिरफ्तार कर लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आज दिनांक 18 जून 2025 को ग्राम देवरिया प्रसिद्ध नगर थाना हरियाणा से पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना घटित की गई, जिसमें पत्नी की नाक पर चोट आई है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से उचित उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस मामले में पूजा और सुशील कुमार ने राम खिलावन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूजा ने पुलिस को बताया कि राम खिलावन उसे बार बार जान से मारने की धमकी देता था, जिसके डर से वह सुशील के पास गई थी। पुलिस के अनुसार पूजा और सुशील का प्रेम प्रसंग पिछले 10 महीनों से चल रहा था। हम लोगों का थोड़ा प्रेम संबंध था, 10 महीने से हो गया था। तो ये इनको घर में जाने का खतरा था। इन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि मेरे घर चली आई। एक दिन 2 दिन पहले इनको मारा पीटा भी बहुत है। तो मेरे घर चला, मैंने कहा यहीं रुक जाओ। फिर 112 नंबर मैंने डायल किया, तो इसके घर वाले भी आए। मैंने मना किया कि अभी रुक जाओ, कि पुलिस आ जाए उसके बाद अपने लिबा के ले जाना, अगर जाना चाहती हैं तो। मतलब हमको जबरदस्ती घर से पकड़ के नहीं लाए, तो माने नहीं। और एक दो लोग हम पे बिंद गए, हम बचा रहे थे, उसकी नाक काट के चले गए। किस तरीके से नाक? मुंह से काटी है नाक। आप कब से इनके साथ संबंध चल रहा था? कितने बच्चे वगैरह इनके? इनके सब 2 बच्चे हैं। मेरा 10 महीने हो गया था। हाँ जी, संबंध हो गया 2 महीने का प्रेम था हम लोगों का। फोन पे बात करने चालू कर दिए थे, 10 महीना हो गया। हरदोई की इस रोंगटे खड़ी करने वाली घटना ने रिश्तों की बुनियाद पर सवाल उठा दिए हैं। पति की क्रूरता, प्रेमी का साथ और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या नए खुलासे होते हैं, साथ ही इस घटना से समाज को क्या सबक मिलता है, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।